19 अक्टूबर को भाजपा के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक अपमानजनक ग्राफिक पोस्ट किया जाता है। इसमें एक बस है जो कथित तौर पर आरजेडी और कांग्रेस की दिखाई जाती है। इस बस में मुसलमान सवार हैं और उन्हें इन्फिल्ट्रेटर्स यानी घुसपैठिया कहा जाता है। बस में मुसलमान अपने सामान और यहां तक कि एक बकरी लेकर बिहार में एंट्री करते दिखाई जाते हैं, जैसे वे बिहार पर हमला करने जा रहे हों। ग्राफिक का कैप्शन होता है, कांग्रेस एंड आरजेडीज इन्फिल्ट्रेटर्स एक्सप्रेस नाउ हीडिंग टुवर्ड्स बिहार। ये पोस्ट आई 19 अक्टूबर को, लेकिन 18 अक्टूबर को बिहार में एक रैली आयोजित की गई थी, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुलकर देश के मुसलमानों को नमक हराम कह दिया। मैंने कहा, मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, और कहा कि उनकी पार्टी को ऐसे लोगों के वोट की जरूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं, क्या मुसलमान नमक हराम हैं? क्या वो भी मुसलमान नमक हराम हैं जो सेना में भर्ती हैं, पुलिस में सेवारत हैं, अधिकारी बनकर देश की सेवा कर रहे हैं? और क्या वो भी मुसलमान नमक हराम हैं जिनके गिरिराज सिंह की पार्टी से संबंध हैं? क्या मुसलमान टैक्स भरने के बाद भी नमक हराम है क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं देता इसलिए? तो उन तमाम हिंदुओं का क्या जो नरेंद्र मोदी या भाजपा को नापसंद करते हैं और उन्हें वोट भी नहीं करते? क्या वो भी नमक हराम हो गए? और जानेंगे इस चुनावी माहौल में बढ़ रही हेट स्पीचेस पर चुनाव आयोग का रुख क्या है। ये सब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। 18 अक्टूबर को बिहार में एक रैली होती है। गिरिराज सिंह एक मौलवी से कथित बातचीत का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि आयुष्मान भारत कार्ड मिला है या नहीं मिला। मौलवी ने हाँ कहा। फिर पूछा कि उसमें धर्म लिखा है या नहीं। मौलवी ने कहा नहीं। गिरिराज ने कहा कि अच्छी बात है। इसके बाद गिरिराज ने पूछा कि क्या उन्होंने भाजपा को वोट दिया। जवाब मिला हाँ। लेकिन जब गिरिराज ने कहा कि खुदा की कसम खाकर बताएं, तो मौलवी ने मना कर दिया। इतना कहने के बाद गिरिराज सिंह ने सीधे कहा कि मुस्लिम समुदाय चाहे केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ उठा रहा हो, फिर भी भाजपा को वोट नहीं देता, और जो किसी के उपकार को नहीं मानता हो उसे नमक हराम कहा जाता है। नमक हराम क्या बोलते हैं? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बस इसलिए हमें ऐसे वोट नहीं चाहिए। फिर उन्होंने बिहार में एनडीए सरकार के कामों का हवाला दिया कि सड़कें, अस्पताल, बिजली, पानी जैसी सभी सुविधाएं मुसलमान भी ले रहे हैं, फिर भी उनका समर्थन भाजपा को नहीं मिल रहा। अब दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने अभी तक खुद को इस बयान से अलग नहीं किया है और इसे गिरिराज सिंह की निजी राय भी नहीं बताया है। अगर किसी और समुदाय या जाति के बारे में ऐसा बयान दिया गया होता तो पार्टी शायद तुरंत पल्ला झाड़ देती, लेकिन इस मामले में चुप्पी साधी हुई है। इसका कारण साफ है, ये बयान पार्टी के मूल स्वर के अनुरूप लग रहा है। अब सोचिए, अगर गिरिराज सिंह के हिसाब से मुसलमान भाजपा की योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद वोट नहीं देते इसलिए वे नमक हराम हैं, तो इस तर्क के आधार पर कर्नाटका के अलावा पूरा दक्षिण भारत भी नमक हराम हो जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला, ये राज्य भी भाजपा को वोट नहीं देते और इसलिए भाजपा की नज़र में ये सभी नमक हराम हैं। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में भी आधे से ज़्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा की नज़र में उनका अपना हिंदू समुदाय भी नमक हराम है? बीजेपी में आधे से ज़्यादा नेता तो कांग्रेस से वहाँ पहुँचे हैं, तो जब वो कांग्रेस में थे भाजपा को वोट नहीं करते होंगे। इतिहास बताता है कि आज़ादी के बाद देश में जो भी सरकारें बनी, उन्होंने कभी भी वोटों की संख्या के आधार पर किसी समुदाय, धर्म या जाति को नमक हराम नहीं कहा। चाहे किसी सरकार को जितने भी वोट मिले, उन्होंने कभी अपने नागरिकों की पहचान और सम्मान को राजनीतिक दमन का शिकार नहीं बनाया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि भाजपा को सिर्फ 36.56% वोट और उसके गठबंधन एनडीए को 42.5% वोट मिले। यानी मोटे मोटे तौर पर देश के 57.5% वोटर्स भाजपा और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ गए थे। इस हिसाब से अगर गिरिराज सिंह की तर्क शैली लागू कर दी जाए तो देश के बहुमत वोटर्स भाजपा की नज़र में नमक हराम बन जाते हैं। दरअसल दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश हमेशा से वेलफेयर स्टेट रहे हैं, और अगर केवल भारत की बात करें तो आज़ादी के बाद हर सरकार की कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ जनता के लिए ही रही हैं। लेकिन कभी भी किसी सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने खिलाफ वोट देने वालों को नमक हराम नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये योजनाएं किसी प्रधानमंत्री की पुश्तैनी संपत्ति या किसी पार्टी के समर्थकों के 10 करोड़ रुपए से नहीं चलती हैं। ये सब देश के नागरिकों यानी आपके और हमारे द्वारा चुकाए गए टैक्स के पैसे से संचालित होती हैं। यही नियम अभी भी लागू है। मोदी सरकार की योजनाएं भी किसी अडानी, अंबानी या आरएसएस को मिलने वाली गुरु दक्षिणा से नहीं चलती, हमारे टैक्स से चलती है। अगर हम पिछले सिर्फ 8 साल को देखें तो केंद्र सरकार ने जनता से 128 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में वसूले हैं। 127 लाख करोड़ रुपए आपसे, मुझसे टैक्स में लिए गए।
क्या इस पैसे में मुसलमानों का पैसा शामिल नहीं होगा? क्या मुसलमान स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स ये सब नहीं चुकाते होंगे? क्या मुसलमान वो पेट्रोल और डीजल नहीं खरीदता जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 45% टैक्स वसूलते हैं? तो फिर ये तर्क कि मुसलमान भाजपा के लिए नमक हराम है बेतुका, वाहियात है और सीधे तौर पर भ्रष्ट और असंवैधानिक है। आज भारत पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। इसमें अकेले मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया है। मोदी सरकार आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन ये जो भारी बोझ है वो देश की जनता को ही उठाना पड़ेगा। क्या ये भारी बोझ देश का मुस्लिम समुदाय नहीं उठाएगा? चुनावों में किसी पार्टी को वोट देना या नहीं देना हर व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है। यह अधिकार देश का वैध नागरिक और वोटर होने के नाते मुस्लिमों को भी मिला हुआ है। तो मुसलमान भी ठीक वैसे ही है जैसे वो कई सारे हिंदू वोटर्स हैं जो भाजपा और नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, उन्हें वोट नहीं देते। लेकिन ऐसा करने से कोई नमक हराम तो नहीं बन जाता। वास्तव में नमक हराम तो वही होता है जो देश के खिलाफ गद्दारी करता है, जो देश की जनता और संविधान के हितों के खिलाफ काम करता है। आप ही सोचिए, भारत में रहकर भारत का खा पीकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए भारत की जासूसी करने वाले लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। केवल 2013 से 16 के बीच गृह मंत्रालय के डेटा के अनुसार 46 ऐसे मामले सामने आए। इसके बाद के 9 सालों में ये संख्या अनुमानतः 150 से ज्यादा हो गई है। इनमें कई ऐसे लोग भी थे जो अक्सर भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते रहे। यानी बाहर से देखने पर तो देशभक्त लगते थे, लेकिन अंदर से देश के खिलाफ साजिश कर रहे थे। बिल्किस बानो के गुनहगारों को माला पहनाने वाले लोग किसे नमक हराम कह रहे हैं? देश को आज़ादी दिलाने वाले की छाती में गोली दागने वाले लोग किसे नमक हराम कह रहे हैं? पिछले साल भी गिरिराज सिंह ने जेडीयू के सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का समर्थन किया था, जिसमें ठाकुर ने कहा कि वो यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने उन्हें लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दिया। अब नेता तो नेता, पूरा सिस्टम मिलकर ये चुनाव विपक्ष से लड़ रहा है। किसान बुरका बुरका मत चिल्लाओ, बुरका तो उठेगा ही। और वो गाना गाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा, फर्जी बेनकाब हो जाएगा। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी पोलिंग बूथों पर तैनात रहेंगे ताकि बुर्का पहने हुए वोटर्स की पहचान की जा सके। अब बिहार में रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में क्या कहा, सुनिए। इंडिया ब्लॉक ने एक नई मुहिम शुरू की है, विकास बनाम बुर्का। जब बिहार और उसके युवा विकास की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी बुर्का के जरिए अपना विस्तार करना चाहते हैं। क्या उन्हें फर्जी वोटिंग करने दी जाए? क्या विदेशी घुसपैठियों को बिहार के गरीब, दलित और नागरिकों के अधिकार लूटने की छूट दी जाए? दुनिया में कहीं भी अपनी पहचान और चेहरा दिखाना ज़रूरी है, लेकिन ये लोग वोट डालते समय अपना चेहरा छिपाना चाहते हैं। फिर सहरसा में उन्होंने वही कहानी दोहरा दी। फर्जी वोट दिलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे। ये लोग विदेशों में तीर्थ यात्रा पर जाते समय तो चेहरा दिखा देते हैं, लेकिन बिहार में वोट डालते समय गरीबों के अधिकारों को छिपाकर फर्जी वोट देना चाहते हैं। अब हाल के सालों में चुनावों में हेट स्पीचेस में अलार्मिंग इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। 2024 की इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट के अनुसार कुल 373 हेट स्पीचेस रिकॉर्ड की गई, जिनमें से 354 स्पष्ट रूप से मुसलमानों के खिलाफ थीं और 38 में बांग्लादेशी घुसपैठियों का डर फैलाया गया। असल में ऐसे 50 उदाहरण मौजूद हैं जिसमें नरेंद्र मोदी ने विभाजनकारी, नफरत फैलाने वाले बयान सब कुछ दिए हैं। ऐसे हालात में गिरिराज सिंह के नमक हराम वाले बयान पर भाजपा की चुप्पी स्वाभाविक लगती है। यही वजह है कि इसे पार्टी का आधिकारिक स्वर माना जा सकता है। और चूंकि गिरिराज सिंह केंद्र सरकार के मंत्री हैं, तो मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के मुताबिक उनका यह बयान सीधे तौर पर केंद्र सरकार का भी आधिकारिक बयान बन जाता है। हाल ही के दिनों में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी कई बार कहा कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक ही है और मुसलमान भी बराबरी के नागरिक हैं। जो मुसलमानों से नफरत करता है वो सच्चा हिंदू हो ही नहीं सकता। लेकिन जब गिरिराज सिंह जैसे निष्ठावान स्वयंसेवक ने मुसलमानों को नमक हराम कहा और उनका वोट खारिज करने की बात कही, तो आरएसएस की ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? मतलब आरएसएस गिरिराज सिंह के बयान से सहमत है और मोहन भागवत के शब्द दिखावटी हैं। जहां तक चुनाव आयोग की बात है, एक समय था जब ऐसे नफरती बयानों का संज्ञान लिया जाता था और एक्शन भी लिया जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग खामोश बैठा है और उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भी सत्ताधारी पार्टी के गठबंधन का सदस्य बन चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान भी अब राजनेताओं की तरह राजनीतिक रंग ले लेते हैं। यही कारण है कि जब चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं तो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता तुरंत मैदान में आकर उनका बचाव करने लगते हैं। इस नफरत की राजनीति का असर अब ग्लोबली भी देखा जा सकता है।
दुनिया भर में बसे भारतीय समुदायों के खिलाफ वहाँ आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका में, अरब मुल्कों में लोग कहते हैं उनको यहाँ रखना ठीक नहीं है। जो लोग आज छोटी सी राजनीतिक जीत के लिए लोगों की शख्सियत और इज्जत को खेल बना रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए वोट तो बदल सकते हैं, मगर एक मुल्क की शान और उसकी मासूमियत की कीमत इतनी सस्ती नहीं हो सकती। कल जब वही दुनिया हमारे नागरिकों को वापस भेजेगी, जब हमारी बहन बेटियों और मजदूर नफरत के बूते घर लौटेंगे, तब वो जीत किस काम की होगी। बिहार में वोट 6 और 11 नवंबर को होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है क्या चुनाव आयोग इस बार उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो चुनावी लाभ के लिए नफरत फैला रहे हैं, या फिर पहले की तरह आंखें बंद कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।